हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने जॉइंट ऑडिट पे डिस्कशन किया था, बट उससे पहले आई हैड जस्ट डिस्कस्ड अबाउट कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स रहते हैं ऑडिट रिपोर्ट में। जैसे कि हमें AS1 का डिस्क्लोजर करना पड़ता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स एक मेंबर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिटेटिव बनाने के लिए, उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो कंपनी ने फॉलो करी हैं कि नहीं करी हैं। तो उसे देखने के लिए हम वो पॉइंट्स कुछ ध्यान में रखते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। जैसे उसमें कुछ पॉइंट्स ये थे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वेदर दे हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3, then whether accounts have been prepared on accrual basis, because in company accounts it is mandatory to prepare the accounts on mercantile basis rather than shifting to cash basis. Cash basis is not recommended in companies accounts. Similarly, fundamental principles of going concern concept has been taken care into account, whether it has been followed by the company disclosed. If it is not followed, if it has not been taken care of, then whether it has been disclosed in the financial statements or not. Otherwise, जो लास्ट पॉइंट था उसमें ये पॉइंट बेसिकली ये कवर कर रहा था कि प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड। ठीक है, कि अब जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, तो मान लीजिए इन्वेंट्री की ये पॉलिसी चेंज करिए, डिप्रिसिएशन का मान लीजिए मेथड चेंज किया है, तो उसके बारे में डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया है, मैनेजमेंट ने दिया है, प्लस फिर ऑडिटर को भी उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट की तरह ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो ऑडिट करता है। तो AS1 डिस्कस करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जॉइंट ऑडिट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मेनली जॉइंट ऑडिट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अपने लास्ट क्लास में एडवांटेजेस तो डिस्कस किए थे, साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे थे, जो भी बहुत जो पूरी डिटेल में नहीं किए थे कवर। एडवांटेजेस पूरे देख लिए थे, डिसएडवांटेजेस हम देख ही रहे थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जॉइंट ऑडिट में क्या होता है। बेसिकली जॉइंट ऑडिट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर मोर देन वन CA फर्म गेट्स engaged. ठीक है, दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, फॉर अ कॉमन वर्क बीइंग अलॉटेड टू देम। ठीक है, wherein task involved is being shared by more than one CA firm, more than one firm of auditors. ठीक है, to render, to provide an expert opinion. ठीक है, whatever tasks have been assigned to them, and providing an expert opinion in the given time frame is the objective of the joint audit. अब जॉइंट ऑडिट में मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। अब जॉइंट ऑडिट में फॉर एग्जांपल लाइक वी वर डिस्कसिंग in our last class that expertise is being shared because every CA is contributing towards the common goal, common objective, common work. ठीक है, एंड द क्लाइंट इज आस्किंग फॉर वेराइटी ऑफ एडवाइसेस, वेराइटी ऑफ कंसल्टेंसीज, like one client is asking for GST, the other wants to know in that same company, for example a company audit has been allotted to more than one CA firm, so in that company is requiring consultancy about GST, then TDS, then income tax and other matters like project reports. ठीक है, project approvals, acquisition approvals, and if they are interested, or if they are planning to take a loan, take a industrial loan for some machinery acquisition for their company, then for that also they'll be requiring an advice. ठीक है, they'll be requiring recommendations from the auditors. उसके लिए auditors ही उन्हें समझा पाएंगे। तो ऑडिटर्स
अपना एक्सपर्टीज देते हैं उन्हें हर एरिया में जो भी रिक्वायर्ड होती है, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, इससे वर्कलोड लेस रहता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। बट जब मैंने आपसे ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, मैंने ये भी बताया कि इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट्स कम आती हैं, स्टाफ की कॉस्ट कम आती है, क्योंकि सीए फर्म्स में जब वर्क डिवाइडेड है तो अपने अपने लेवल पे सब ही मेहनत कर रहे हैं, हर कोई अपना बेस्ट से बेस्ट सर्विस डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें जो एक सीए फर्म की एक जो कॉस्ट होती है, स्टाफ की कॉस्ट होती है, वो भी कम यूटिलाइज होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑडिटर्स इन्वॉल्व्ड हैं एक ही वर्क में। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन रहता है। बट डिसएडवांटेजेस ये थे कि फी शेयर होती है तो उससे सबका शेयर लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया जैसे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी आते हैं। अब देखिए, कंपटीशन जो है वो हर इंडस्ट्री में है, वेदर इट बी सीएस, वेदर इट बी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, एनी प्रोफेशनल और एनी बिजनेसमैन, everywhere there is a competition, there is a level of competition. ठीक है, and if a person like is delivering something, he is giving value, or he is for example he is an expert in GST, he is a GST practitioner, that particular CA, and he is giving his recommendations to the company on GST related matters, the other CA might have those superiority complexes, might have those complexes because he may not be knowing, he may not be having much idea about GST the way that other CA is delivering. ठीक है, तो इस वजह से भी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। एक सी अगर ज़्यादा अच्छे से एडवाइजरी दे रहा है, दूसरा जो है उतना कॉम्पिटेंट नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसे इतना आइडिया नहीं है, तो डिफरेंट क्योंकि स्टैंडिंग में फर्म्स रहती हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, या कुछ सीएस का ओपिनियन डिफर कर रहा है किसी पर्टिकुलर मैटर पे। 3-4 सीए फर्म्स के ऑडिटर्स हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फर्म्स को, उनका अगर ओपिनियन डिफर करता है तो उस ओपिनियन डिफरेंसेस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस अराइज हो सकते हैं। तो ऑल दीज इश्यूज आर देयर, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसके अलावा और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? कोऑर्डिनेशन कैसे मैच हो, कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। एक सीए फर्म में पर्टिकुलरली जैसे स्टाफ को कोऑर्डिनेट करा के काम कराना जैसे टफ होता है, उसी तरह से हर एक सीए फर्म जो कि इन्वॉल्व है उस जॉइंट ऑडिट में, तो उन सबसे कहना कि भाई हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर काम करवाना है आपसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस स्पीड के अकॉर्डिंग जो एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है, सबसे यही चीज़ एक्सपेक्ट करना ये बहुत मुश्किल होता है कि कंपनी जो है from every person, from every auditor, it is expecting that they would be working with the same speed, with the same level of efficiency. That would be difficult to judge upon, क्योंकि उसमें हर तरह का वर्किंग जो मेथड रहता है और जो टाइम वो लेते हैं एक वर्क को अकम्पलिश करने में, टास्क को अकम्पलिश करने में, वो डिफरेंट रहता है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आती है। कुछ कॉमन एरियाज होते हैं, कभी कभी वो निगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीए फर्म्स अगर इन्वॉल्व हैं उस वर्क में, तो ये हो सकते हैं, इसके चांसेस पूरे हैं कि जैसे अगर 3-4 कोई एक मैटर है जो बहुत ही सीरियस कंसर्न है, जिसपे कंपनी ने स्ट्रेस ले अपॉन किया है कि इसे तो मिलके देखना ही है, बट उसमें जो है अभी असाइनमेंट नहीं दिया है कि कौन सी सीए फर्म को देना है, ऐसा कुछ असाइनमेंट नहीं किया है, ठीक है, डेलीगेशन नहीं किया है। तो डेलीगेशन अगर नहीं किया है तो उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, और फिर किस सीए फर्म में किस ऑडिटर को वो चीज़ देखनी है ये कुछ डिसाइडेड नहीं है ना, तो वो एरिया, वो वर्क निगलेक्ट हो सकता है, इग्नोर हो सकता है। फिर एक रहती है अनसर्टनिटी अबाउट द लाइबिलिटी फॉर द वर्क डन। अब कोई भी काम कोई भी फर्म कर रही है, उसमें वो अपनी पूरा हार्डवर्क, पूरा डेडिकेशन लगा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो उसका रिजल्ट जो है एज इट इज़ निकल के आए जैसा सोचा जाए।
हम अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं बहुत बड़ी, बीइंग अ सीए, तो उसमें मेरे को फुल 100% अचीवमेंट मिले, फुल 100% वो सही निकले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें अनसर्टनिटी रहती है। अब अनसर्टनिटी भी रहती है और लाइबिलिटी भी रहती है, क्योंकि उसमें सीए फर्म की, उस सीए फर्म की रेप्यूटेशन का सवाल होता है, उससे रिलेटेड जो बाकी सीएज हैं उनका सवाल होता है। अगर एक सीए ने ज़रा सा भी काम गड़बड़ कर दिया तो उस सीए की तो रेपुटेशन होती है खराब खराब, उसके साथ जो बाकी ऑडिटर्स जुड़े हैं, पार्टनर्स हैं उस फर्म में, प्लस वो पर्टिकुलर फर्म जितना उसकी रेपुटेशन है, फेम है, नेम है, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो वो एक कंसर्न रहता है, लाइबिलिटी भी रहती है काम की, कि ध्यान से किया जाए, अच्छे से डिलीवर हो वर्क। ठीक है। अब इसमें जो है कुछ ऐसे 200 के हिसाब से, ऐसे 200 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको ब्रीफ भी किया था ऐसे 200 के बारे में, विच लेज अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, and it also lays down the procedures of conducting an audit in accordance with standards on auditing, because every auditor needs to follow standards on auditing while conducting an audit. ठीक है, स्टार्टिंग। और एक ये ऐसे 200 है जिसका रेफरेंस दिया गया था शुरुआत में। तो इसने जो है, इस पर्टिकुलर एसए ने कुछ कंसिडरेशंस की, कुछ पॉइंट्स की बात करी है कि वो जॉइंट ऑडिटर को जब जॉइंट ऑडिट कर रहे हो तो वो देखा जाए, उन्हें कंसिडर किया जाए, उन्हें ध्यान दिया जाए। तो वो कंसिडरेशंस क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ईजी है। बस आपको एक रफ आइडिया पहले ले लीजिए कि जॉइंट ऑडिट होता क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। ये डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि यू विल नॉट नीड टू लर्न दीज, वंस यू विल बी रीडिंग इट दे विल बी देयर इन योर माइंड, दे विल बी फिक्स्ड इन योर माइंड, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल केस स्टडी से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है। आप खुद ही सोचो, जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं बहुत सारे ऑडिटर्स मिलके, खुद ही आपके माइंड में आएगा कि हाँ, वर्कलोड कम होगा, शेयरिंग होगी, एक्सपर्टीज होगी, कॉस्ट कम होंगी। लेकिन दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन मैच ना हो, वो दिक्कत रह सकती है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस रह सकते हैं। ये आपके माइंड में खुद ब खुद आएगा एक बार पढ़ने के बाद। ऐसा नहीं कि आपको इसे क्रैम करना पड़े, मगअप नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी। ये चीज ऐसी है कि ये प्रैक्टिकली रिलेट होगी आपको खुद। जैसे आप अपने आप को इमेजिन करो कि आई बीइंग अ जॉइंट ऑडिटर working with other auditors for a same kind of work within a set time frame, for a common goal, for a common work within a set time frame. ठीक है, and I'm sharing my work with other people, with other colleagues. तो उसमें क्या एटमॉस्फेयर, क्या एनवायरनमेंट, उससे खुद ही आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता लगने लगेंगे। अब इसमें ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसे पहली चीज ये है कि जो भी एंगेजमेंट पार्टनर है और जो भी मेंबर्स होंगे टीम के, एंगेजमेंट टीम, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस, कि जैसे अगर एक सीए फर्म को कोई ऑडिट अलॉट होता है, जितने भी पार्टनर्स प्लस सेमी क्वालिफाइड स्टाफ, ठीक है, और जो कि नॉन सीएज हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, जो जो रिलेटेड हैं उस पर्टिकुलर वर्क में, जो जिन्हें असाइन हुआ है, वो पूरी एंगेजमेंट टीम का पार्ट बनेंगे। एंगेजमेंट टीम वो टीम होगी जो ऑडिट करेगी, और उसमें जो पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे उस ऑडिट में, जो एंगेजमेंट टीम का पार्ट होंगे, वो एंगेजमेंट पार्टनर्स होंगे। तो जो भी एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं प्लस जो भी मेंबर्स हैं, दूसरे मेंबर्स हैं टीम के, हर एक जॉइंट ऑडिटर की बात की जाए, हर एक जॉइंट ऑडिट फर्म की बात की जाए, तो उनके एंगेजमेंट पार्टनर्स और बाकी मेंबर्स की बात हो रही है कि हर किसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा ऑडिट को प्लान करने में। एक बड़ा सा ऑडिट प्रोग्राम ले होगा जब उस कंपनी का, जिसका जॉइंट ऑडिट हो रहा है ना, तो उसमें हर एक एंगेजमेंट टीम के मेंबर को
इन्वॉल्व होना होगा शुरुआत से ही, फर्स्ट लेवल से ही, फर्स्ट स्टेज से ही, जब ऑडिट का प्रोग्राम ले डाउन होता है। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि जॉइंट ऑडिटर शुड एस्टैब्लिश एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाए जिसमें ऑडिट की स्कोप हो, टाइमिंग हो, डायरेक्शन हो, और वो गाइड करें कि आगे ऑडिट प्लान को हमें इनिशिएट कैसे करना है। तो जॉइंट ऑडिटर्स उन्हें मिलके स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हमारा स्कोप ये है, इनका स्कोप ये हो, इनका स्कोप ये हो, उससे वर्क असाइनमेंट इजी हो जाएगा। फिर इस काम की टाइमिंग ये हो, डायरेक्शंस ऑफ ऑडिट, अगर ये काम सेमी क्वालिफाइड स्टाफ को असाइन हुआ है तो इसे जो है रीचेक या डबल चेक कौन करेगा? ये एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज हैं तो वो दूसरी कोई ऑडिट फर्म है जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है, उनसे कंसल्ट की जा रही हैं। टीडीएस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो टीडीएस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उसके लिए दूसरी ऑडिट फर्म असाइन है जो पर्टिकुलरली टीडीएस क्लाइंट्स देखती है, डील करती है, तो उनसे कंसल्ट किया जाए। तो ऐसे करते हुए, और ऑडिट को इससे क्या होगा, इससे जो है ना डिफरेंसेस नहीं होंगे ऑडिटर्स में, जॉइंट ऑडिटर्स में काम का कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा, डिसएडवांटेजेस हम अवॉइड कर सकते हैं, डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, काम का कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं अराइज होंगे एक दूसरे में। फिर थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि ऑडिट कमेंस करने से पहले जॉइंट ऑडिटर डिस्कस कर लें, एक ऑडिट प्लान बना लें कि जॉइंट ऑडिटर को क्या क्या करना है। जैसे ऑडिट एरियाज को डिवाइड करना है, जीएसटी वाला पार्ट ये देख लें, अच्छा सेल और परचेज देखनी है प्रॉपर, बैंक रिकंसिलेशन देखना है वो ये देख लें, और टीडीएस रिलेटेड प्रोविजंस है वो ये देख लें। अब रिटर्न जो है वो फाइल हो रहे हैं कंपनी के प्रॉपर, वो ये देख लें। कंपनी से रिलेटेड जो जितने भी फॉर्म्स हैं वो टाइमली फाइल हो रहे हैं कि नहीं, एनुअल रिटर्न हो गए, और जितने भी एमजीटी फॉर्म्स होते हैं जो एमसीए प्रिस्क्राइब करता है, कंपनीज फॉर्म्स, वो आरओसी वाली फाइलिंग, वो ये फॉर्म देख ले। तो ऐसे करते करते वर्क का डिवीजन होगा, और उससे जो है हर एक एंगेजमेंट टीम अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी रिपोर्टिंग के लिए, तो उससे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स पता चलेंगे। ठीक, तो इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, उसके अलावा क्या देखना है, जॉइंट ऑडिटर्स आपस में कम्युनिकेशन कर लें, जो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं या जो उन्हें साथ में डिस्कस करने हैं, जो एक के बस का डिस्कशन नहीं है, वो साथ में वो लोग डिसाइड कर लें, साथ में मिल के बैठ के डिस्कस कर लें, उसमें कंसेंसस पे आ जाएं। तो साथ में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें नॉलेज बेस जब, क्योंकि इंक्रीज होगा जब एक दूसरे की नॉलेज शेयर होगी, नॉलेज बेस इंक्रीज होगा, आइडिया अच्छे से लगेगा कि सबके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, सबके ओपिनियंस क्या हैं, और उससे फिर इजीली वो लोग डिसीजन पे आ सकेंगे। ठीक, एंड जो भी टीम हो उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट करना, वो जैसे जैसे एफर्ट्स लगा रहे हैं सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से देखना, पूरी तरह से गाइड करना। तो ये काम होगा जॉइंट ऑडिटर्स का, जो ऐसे 200 में भी ले डाउन है। ये पॉइंट्स हैं ये, और ये हाईलाइटेड क्यों है, ये हाईलाइटेड इसलिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पॉइंट ये बोलता है कि जो भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं, हर एक जॉइंट ऑडिटर को जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी ना, कहीं भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखे, कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखे, कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखे, किसी भी ऑडिटर को कोई लूप होल दिखे जो कि सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, जिसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी समझ आ रहा हो, तो वो अगर किसी भी जॉइंट ऑडिटर को दिखती है तो वो उसके रिस्क को कैलकुलेट करे, असेस करे, और वो बाकियों को भी बताए। ये नहीं कि अरे अरे, ऐसे जॉइंट ऑडिटर्स को, बीइंग अ जॉइंट ऑडिटर ही शुड नॉट थिंक कि सी आई हैव found something very bad about this company, or I found a major weakness of this company, but I am not going to tell this to other auditors, to my other team members,
to my colleagues because this is my achievement and I have found it, and I'll directly, you know, report to the company. I'll just have a word with the management and then I'll report in the audit report. I'll just mention that in the audit report that this is wrong. This cannot be done in joint audit. In joint audit, you have to be very specific, you have to be very clear. Whatever you are seeing, whatever you are analyzing on your basis, on your judgments, on your assumptions, and whatever misstatement you are able to find out, and after assessing their risks, you need to report that. Not, I'll not use the word report, but you need to communicate that to the other joint auditors. You just need to put that particular misstatement in their knowledge कि उनको भी पता होना चाहिए. फिर जो भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं वो नेचर टाइमिंग जो भी होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स के NTE, इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखा है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट. ठीक है, ये भी प्रॉपर तरीके से डिस्कस करें अदर जॉइंट ऑडिटर्स से. क्यों? जॉइंट ऑडिट देखिए एक कॉमन ऑडिट हो रहा है, भले ही उसमें वर्क सबका अलग अलग असाइंड है, लेकिन क्योंकि टीम वर्क की तरह काम हो रहा है, इसलिए जॉइंट ऑडिटर्स को आपस में एक रैपो बना के रखना पड़ेगा. बिना अच्छी अंडरस्टैंडिंग के, बिना अच्छे कम्युनिकेशन के वो ऑडिट अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जॉइंट ऑडिटर्स जो हैं वो साथ में अच्छे कम्युनिकेशन के साथ वर्क करें, वर्क को आगे प्रोसीड करें. क्योंकि अगर उनमें कम्युनिकेशन गैप रहेगा, कोई भी चीज़ अगर वो लोग एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे, लूप होल्स भी नहीं करेंगे, तो उससे उन्हीं का नुकसान है. वो कोई भी अगर स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग, एक कॉमन रिपोर्टिंग देनी भी होगी, अब मान लीजिए कोई भी ऐसा उन्हें किसी एक जॉइंट ऑडिटर को कोई फ्लॉ मिलता है कंपनी की जो पॉलिसी वो फॉलो कर रही है, अकाउंटिंग पॉलिसी, और वो चीज़ अगर वो दूसरे जॉइंट ऑडिटर को रिपोर्ट ना करके सीधा मैनेजमेंट को बता रहे हैं, एंड मैनेजमेंट इज इन a mood and he's the people of the management, they are those people, they are just saying कि जो भी आपने गलतियां निकाली हैं, ये तो कंपनी, ये पॉलिसी तो बहुत सालों से फॉलो करती आ रही है, आज तक किसी ऑडिटर ने हमें नहीं टोका, तो आप क्यों टोक रहे हैं. तो दे कैन क्वेश्चन इन दिस मैनर कि भाई आपने ये गलती निकाली है, तो ये तो हमारी पुरानी प्रैक्टिस है, दिस इज एन ओल्ड कन्वेंशनल प्रैक्टिस रनिंग since past 8-9 years and nobody has ever complained. Whoever auditor was appointed in the company till now, nobody has ever complained about this, so why you are pointing it out? This can be a question from their side, but if this particular flaw or weakness is in the knowledge of other joint auditors and together they just discuss that particular issue, that particular problem with the management, management will definitely understand the value of that particular point which the auditors are raising. तब फिर मैनेजमेंट उसकी वैल्यू समझेगा, उसका वेट समझेगा, जब बहुत सारे ऑडिटर्स मिलके उसे कंप्लेन करेंगे. तो इससे क्या रहेगा, इससे ये भी पता चलेगा कि हाँ, जॉइंट ऑडिटर्स में आपस में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ऑडिट जो है ना बहुत अच्छे से टाइमली कंप्लीट होगा. नहीं तो बेवजह जब अगर डेडलाइन के बाद भी एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें गलती बाद में किसकी निकल के आएगी, ऐसे पर्टिकुलरली किसी ऑडिटर की गलती नहीं निकलेगी, लेकिन क्योंकि अगर डेडलाइन के बाद भी एक्सटेंड हो रहा है वर्क, तो उसमें ऑडिटर्स का मिसमैनेजमेंट होगा, क्योंकि वो आपस में इंटरेक्शन रखेंगे ही नहीं अगर, तो ये सब प्रॉब्लम्स अराइज होंगी. इसलिए जॉइंट ऑडिट में इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है. फिर जॉइंट ऑडिटर जो हैं वो कॉमन एंगेजमेंट लेटर ज़रूर ले लें. एक MRL लिया जाता है. देखिए मैनेजमेंट जो है
एक रिप्रेजेंटेशन लेटर इशू करता है अपने एंड से ऑडिटर को। ऑडिटर को ऑडिट स्टार्ट करने से पहले वो ले लेना चाहिए कि हमने जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो क्या डिक्लेयर करता है उसमें, वो ये डिक्लेयर करता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह से बनाए हैं एंड हमने अपनी सारी पॉलिसीज वगैरह जो है ये रखी हैं, हमने अपना फॉलो किया है, कंप्लाइंसेस फॉलो किए हैं। तो वो एक प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट करके देता है, उसमें डायरेक्टर्स के साइन होते हैं, वो ऑडिटर को दिया जाता है ऑडिट से पहले। तो जॉइंट ऑडिटर्स कोशिश ये करें कि एक कॉमन एंगेजमेंट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लें मैनेजमेंट से, उसके बाद वो अपना ऑडिट इनिशिएट करें। और हाँ, एक एंगेजमेंट लेटर भी ले लें कंपनी से कि उनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज एन जॉइंट ऑडिटर, एज अ जॉइंट ऑडिटर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो भी कॉमन होना चाहिए, उसकी एक कॉपी सबके पास हो, हर एक जॉइंट ऑडिटर के पास हो, कि बाद में कोई क्वेश्चन राइज ना हो। फिर जो भी वर्क एलोकेशन है, ठीक है, ये वर्क ये इस ऑडिटर को असाइन हो रहा है, ये वर्क इस ऑडिटर को असाइन हो रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं हर एक जॉइंट ऑडिटर साइन करें, ठीक है। फिर बाद में कंफ्यूजन्स ना क्रिएट हो कि अच्छा ये वर्क तो इन्हें असाइन हुआ था बट ये कर रहे हैं, ये वाले जॉइंट ऑडिटर कर रहे हैं, तो ये हैफजर्डनेस नहीं होनी चाहिए। एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि ये वर्क इन्हें असाइन है, सारे जॉइंट ऑडिटर्स के उसमें सिग्नेचर्स हो, और इसकी रिपोर्टिंग किसे हो, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को। दोज चार्ज विद गवर्नेंस कौन हुए, जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी का, कंपनी के CFO, CEOs की मैनेजरियल पर्सनल्स, ये सारे लोग आ जाते हैं। तो इन्हें पता होना चाहिए कि जॉइंट ऑडिट का कौन कौन सा काम कौन कौन सा जॉइंट ऑडिटर कर रहा है, क्योंकि अगर बाय चांस इन्हें कोई कंफ्यूजन होता है, इन्हें कोई कंपनी से रिलेटेड मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना है, डाइवेस्ट करना है, या कोई बड़ा एक्विजिशन करना है, ठीक है, अपनी सब्सिडरी में लगाना है पैसा, होली ओन सब्सिडरी बनाना है, किसी भी तरह का उन्हें अगर कोई एडवाइजरी चाहिए तो उन्हें पता होगा कि हाँ ये मैटर तो हमारे ये ऑडिटर देख रहे हैं, चलो इनसे पूछ लिया जाए। इनकम टैक्स वाला मैटर ये ऑडिटर देख रहे हैं तो इनसे पूछ लिया जाए। तो उन्हें भी इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा काम कंपनी का कौन सा ऑडिटर देख रहा है, ठीक। तो अब जो भी वर्क डिवाइड हुआ जॉइंट ऑडिटर्स का, हर एक जॉइंट ऑडिटर अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो भी प्रोसीजर्स वो फॉलो कर रहा है ऑडिट के, ठीक है। लेकिन हर एक ऑडिटर सिर्फ अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो वर्क उसे असाइन हो रहा है, दूसरे के काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन अब इसमें बात ये आती है कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जिसमें जॉइंट ऑडिटर्स एक साथ रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। जॉइंटली एंड सिवियरली वर्ड यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे बेसिकली वो मैटर्स की बात करी गई है जिसमें जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली एंड सिवियरली रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं, जैसे जो काम जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में डिवाइड हुआ ही नहीं, ठीक है, और ये काम सभी ने कैरी आउट करा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिसीजंस जो जॉइंट ऑडिटर्स ने मिल के लिए एक प्लानिंग के दौरान कुछ कॉमन एरियाज में, कुछ उन्हें कॉमन एरियाज लगे, जैसे उन्होंने फिजिकली वेरीफाई किया, कंपनी की साइट पे गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट करी कंपनी की जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उधर उन्हें कुछ वीकनेसेस, कुछ गलतियां, कुछ कमियां नजर आई कंपनी के केस में, तो वो सभी जॉइंट ऑडिटर्स ने एक साथ प्लान करके उसमें डिसीजन लिया। तो उन कामों को लेके जो वो सही कराना चाहते हैं कंपनी में, उसके लिए जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, सारे जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर मान लीजिए एक किसी जॉइंट ऑडिटर ने कोई चीज नोटिस करी और वो बाकियों को बताई कोई ऐसे मैटर पे, ठीक है, और बाकियों ने भी अपना कंसेंट दे दिया, अपना कंसेंसस, अपना वो भी समझ गए कि हाँ वट एवर प्रॉब्लम, वट एवर मैटर हैज बीन शेयर्ड बाय वन ऑफ द ऑडिटर सीम्स टू बी confirmed by the other auditors,
तो अगर वो बाकी ऑडिटर्स भी कंफर्म कर दे रहे हैं तो उस केस में भी वो लोग जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एंटिटी की, उन्हें एग्जामिन करना कि इनमें सारे सेक्शन, सारे एक्ट्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एफआरएफ के अकॉर्डिंग है कि नहीं। एफआरएफ मतलब जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी कंपनीज के केस में जैसे प्रिस्क्राइब्ड है कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बनेंगे। तो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी का अलग फ्रेमवर्क होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अलग होगा फ्रेमवर्क, ठीक है। कोई और कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है, मान लीजिए डिटर्जेंट और ये जितने भी सोप्स और ये सैनिटाइजर्स हैं ये सब बनाती है, तो उसका फ्रेमवर्क शेड्यूल 3 के हिसाब से जो भी होगा वो होगा। तो ऐसे करके ये चेक करना है। फिर ऑडिट रिपोर्ट क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है, जो भी सेक्शंस हैं, जो भी स्टैट्यूट्स हैं वो, ठीक है। कंपनीज एक्ट में हम लोग जो ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट हर एक प्रोविजन को कंप्लाई कर रही है कि नहीं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उसमें प्रॉपर उनका रेफरेंस दिया जा रहा है कि नहीं, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं ऑडिट के दौरान। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी उसमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ काम ऐसे हैं जिसमें जॉइंट ऑडिटर्स साथ में रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, अलग अलग नहीं माने जाएंगे। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है कि मान लीजिए जॉइंट ऑडिटर ऐसे मैटर्स उन्हें दिखते हैं किसी जॉइंट ऑडिटर को जो कि रेलेवेंट हैं to the areas of responsibility of other auditors and which deserve their attention or which require disclosure or require discussion with or application of judgment by other auditors। कोई ऐसा मैटर सामने आया एक ऑडिटर के और उसे देखने और ऑब्जर्व करने के बाद उसे ऐसा लगा कि ये बाकियों की नॉलेज में भी होना चाहिए, बाकियों से भी डिस्कस हो, उनके भी ओपिनियन लिए जाएं, तो वो ऑडिटर वो मैटर बाकियों को बता देगा। ऑडिट कंप्लीट करने से पहले वो सबको बताएगा, उनसे ओपिनियन लेगा अपने अपने, और फिर ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होगी, ठीक। और इसमें एक चीज और है, देखिए ये चीज एक और इसमें है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो प्रॉपर एक ऐसे अलग से असाइंड है जॉइंट ऑडिट पे, SA 299, ठीक है, उसमें यही सब बातें लिखी हैं। एक तरह से आप समझिए कि आपने पूरा ऐसे पढ़ लिया है इसमें, ऑलमोस्ट इस चैप्टर में जॉइंट ऑडिट वाले टॉपिक में पूरा ऐसे ही पढ़ लिया है, एक तरह से ये समझिएगा आप। लेकिन हम इसे अलग से भी देखेंगे, इसे 299 को। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या लिखी है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जॉइंट ऑडिटर्स को एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है। ये नहीं कि सब अपनी अलग अलग रिपोर्ट दें, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट जाती है कंपनी की जो जाती है। लेकिन अब इसमें एक क्लॉज है, क्लॉज ये है कि अगर जॉइंट ऑडिटर्स डिसअग्री कर रहे हैं, कोई भी मैटर है ऑडिट रिपोर्ट का उसमें डिसअग्री कर रहे हैं, तो वो अपना ओपिनियन एक सेपरेट रिपोर्ट में दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, इस सर्कमस्टांस में ये होगा कि ऑडिट रिपोर्ट जो भी इशू होगी, ठीक है, तो इसमें मेनली अगर, वैसे तो जॉइंट ऑडिटर्स एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट ही इशू करते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैटर्स में अगर उन्हें कोई डिसएग्रीमेंट है, कुछ कुछ मैटर्स में वो एक पॉइंट पे अपना कंसेंट नहीं दे पा रहे हैं, पॉजिटिव कंसेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में दे सकते हैं। लेकिन जो भी ऑडिट रिपोर्ट जॉइंट ऑडिटर इशू करेगा उसमें बाकी ऑडिटर की रिपोर्ट का रेफरेंस वो जरूर देगा, ठीक है। जैसे 5 जॉइंट ऑडिटर्स हैं, मतलब 5 CA फर्म्स हैं, उसमें से रिप्रेजेंट करते हुए मैं बता रही हूँ कि उनकी अपनी अपनी एंगेजमेंट टीम है। तो अगर उनमें मान लीजिए डिसएग्रीमेंट्स हैं तो सबने अपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करी,
इशू करी, लेकिन उसमें साथ में बाकी चारों का रेफरेंस देगा। एक पर्टिकुलर, अगर मैं सीए फर्म की बात कर रही हूँ, उसका डिसएग्रीमेंट है दूसरे सीए फर्म के जो भी उस मैटर पे जो भी उनके व्यूज हैं उस पे, तो वो अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा वो कर सकता है, लेकिन उसमें रेफरेंस देगा बाकी 4 ऑडिटर के रिपोर्ट्स का, बाकी 4 जॉइंट ऑडिटर के रिपोर्ट्स का रेफरेंस देगा। ये इसमें एक काम होता है जॉइंट ऑडिट में, ठीक है। बाकी इन्हें जो है सबको कौन कौन से मैटर्स ऐसे हैं जिनके लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर वो लोग पूछेंगे भी तो पूछेंगे कि क्या क्या कंसिडरेशंस होती हैं जॉइंट ऑडिट के टाइम पे, पार्टनर्स को किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। इसमें भी जब आप इसको एक बार पढ़ के इसको इमेजिन करोगे जॉइंट ऑडिट में क्या कैसे प्रोसेसेस होते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। इसे मग नहीं करना पड़ेगा, मग अप नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको इजीली रिटेन हो जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स के लिए मैं आपसे इसका इंट्रो दे देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हर एक कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वहाँ बुक्स एंड अकाउंट्स और रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर एक फाइनेंशियल ईयर के रखने होते हैं जो ट्रू और फेयर व्यू दें। और इसके अलावा जो भी ब्रांच ऑफिस हैं वहां पर भी उनके बुक्स एंड अकाउंट्स रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स, ठीक है। साफ साफ इसमें लिखा है कि बुक्स एंड अकाउंट्स एंड रेलेवेंट बुक्स जितनी भी हैं, जरूरी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जितने भी बड़े बड़े वाउचर्स होते हैं, सेल बुक, परचेज बुक, हर एक फाइनेंशियल ईयर की कंपनी को मेंटेन करनी होती है, ठीक है। कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब जो मेन रजिस्टर्ड ऑफिस है ना कंपनी का, जो मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में, मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में, हर जगह जिस ऑफिस का एड्रेस दिया है, तो कंपनी का जो लेटर हेड बनता है उसमें जो रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम है वहां पे बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, including that of its branch office or offices if any, and explain the transactions affected both at registered office and its branches, and such book shall be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting। ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं वो भी रखने जरूरी है, ठीक है। जो भी ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं, प्लस जो भी ट्रांजैक्शंस इफेक्ट हो रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस डे टू डे बेसिस पे हो रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में एंड ब्रांचेस पर। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई हैं। पहली तो ये कि अक्रूवल बेसिस में सारे बुक्स प्रिपेयर होंगे, मतलब मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होगा, कैश फॉलो नहीं होगा, जिसमें हम रिसीट्स तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो अक्रू होती हैं, ठीक है, ना कि जब वो एक्चुअली रिसीव हो। पेमेंट्स हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो उनका एक्सपेंडिचर बेसिकली क्रिएट होता है, जब उनकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है तब हम उसे उसका प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, ना कि एक्चुअली में जब पेमेंट हो गया हो। यही तो मतलब होता है अक्रूवल बेसिस का। और डबल एंट्री सिस्टम जो है वो आपने क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डेबिट, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, जो ये हम लोग लाइन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, सीए फाउंडेशन में भी पढ़ी हुई है कि डबल एंट्री सिस्टम पे ही जो है अकाउंटिंग होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 जगह इफेक्ट पड़ते ही पड़ते हैं। डबल एंट्री का मतलब ये हुआ, ठीक है। कोई भी जैसे कैश पेमेंट हो रहा है, असेट खरीदा आपने, अगर एक साइड से असेट इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का बैलेंस इंक्रीज हुआ, लेकिन उधर से कैश या बैंक बैलेंस कम हो गया, तो दोनों अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ता है, एक में इफेक्ट कभी नहीं पड़ता है। तो ब्रांच ऑफिस के लिए मेनली ये बोला जा रहा है कि ब्रांच ऑफिस के भी अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। बुक्स एंड अकाउंट्स हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, प्लस जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में और ब्रांच ऑफिस में, उन्हें एक्सप्लेन करना कंपनी के लिए जरूरी है,
अब इसमें और भी पॉइंट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेनली टॉपिक जो है वो स्टार्ट ऐसे ही हो रहा है कि एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी बुक्स एंड अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हर एक फाइनेंशियल ईयर के जो ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं। और ब्रांच ऑफिस की भी जो बुक्स एंड अकाउंट्स है वो भी कंपनी कहाँ रखे, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे। जैसे एक बार एक फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स फाइनल हो गए, उस ब्रांच की बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस में ट्रांसफर कर दी, वहां रख दी, वहां सेफली रख दी। तो ऐसे करते हुए अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। बाय इंस्टा पे मेरा पेज का जो नाम है इंस्टाग्राम पे वो सीए ज्योति ट्यूटोरियल्स के नाम से, वहाँ आप डीएम कर सकते हैं। क्लासेस से रिलेटेड क्वेरी है तो मैं एक नंबर एनक्लोज करती हूँ, उस पर पूछ सकते हैं आप। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। और बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर भेजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।